दोस्तों नमस्कार। मैं अमन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन 790 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे महेश बर्नवाल हिस्ट्री में अध्याय 24 को, जो कि है आपका विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, जो कि शासन किए थे लगभग 1350 से लेकर 1565 ईस्वी के बीच में। कहाँ पे किए थे? दक्षिण भारत में इनका राज्य वंश था और ये दोनों ही अलग अलग शासन थे, लेकिन इनका टाइम पीरियड जो है वो इन्हीं कालों के बीच में आता था, क्योंकि विजयनगर का जो शासन है वो 1336 में स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर को। और मैं कहना चाहूँगा कि मेरी चैनल एजुकेशन 790 पर मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, जाके उसको भी देख लीजिए। और कुछ मैंने यूनिक की बुक हिस्ट्री भी डाली है इस नाम से प्लेलिस्ट में, उसको देखिए। उसमें मैंने एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सब अपलोड कर दिए हैं, जाके उनको देखिए। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों, आइए पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य का देखिए ये एक मानचित्र में प्रस्तुति की गई है, और ये रहा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर मतलब होता है जीत का शहर, इसी नाम पर इसको रखा गया था। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक के दो भाई ने किया था। ये दोनों वारंगल के काकतीय राजा के सामंत थे तथा और बाद में काम्पिली आधुनिक कर्नाटक में राज्य नामक राज्य में मंत्री बन गए। काम्पिली पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर उसे जीत लिया, तो इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया। अपने गुरु विद्यारण्य के निर्देश पर वे फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित हुए तथा उन्होंने विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। आइए, जिस वंश के ये दोनों थे, संगम वंश, जो कि इनके पिताजी के वंश के नाम पे था, जो इनके पिता संगम थे उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। 1336 से लेकर 1485 के बीच में ये वंश शासन किया था विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। आइए देखते हैं। इसमें जो प्रथम शासक था उसका नाम हरिहर प्रथम था, जो 1336 से लेकर 1356 के बीच में शासन किया था। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था। इसकी पहली राजधानी अनेको गोंडी में थी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। हरिहर के सिंहासनारोहण का वर्ष 1336 बताया जाता है। हरिहर ने विजयनगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान हैं और आरंभ में विजयनगर राज्य एक सहकारी राज्य व्यवस्था था। आइए देखते हैं इसके अगले शासक के बारे में, जिसका नाम है बुक्का प्रथम, 1356 से 77 ईस्वी के बीच में। तो अपने भाई हरिहर प्रथम की मृत्यु होने पर 1356 ईसा में बुक्का सिंहासन पर बैठा और उसने 1377 तक शासन किया। वह एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ व विद्या प्रेमी था। अभिलेखों में उसे पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। बुक्का प्रथम की एक महान विजय मदुरा विजय थी, जिसके कारण उसकी राज्य सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक पहुंच गया था। मदुरा विजय हेतु बुक्का ने अपने पुत्र कंपन को भेजा था। आइए आगे पढ़ते हैं। कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपने पति द्वारा मदुरा विजय को अपने ग्रंथ मदुरा विजय में अत्यंत ही सजीव वर्णन किया है। आइए अगला देखते हैं। धार्मिक दृष्टि से, तो धार्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म की रक्षा का दावा किया तथा वेद मार्ग को प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। उन्होंने तेलुगु साहित्य का प्रोत्साहन भी किया था। आगे देखिए, बुक्का ने वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य को आश्रय भी दिया था। याद रखिएगा कौन थे? सायणाचार्य। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उनको आपको याद रखना ज़्यादा जरूरी होता है। उत्तर में विजयनगर का सामना एक बहुत ही प्रबल प्रतिद्वंदी से हुआ था, और वह था बहमनी साम्राज्य। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1347 में हुई थी। आइए आगे देखते हैं। एक अफगान अलाउद्दीन हसन, जिसका उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा से रहते हुए हुआ था, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता था। आइए आगे देखते हैं। उसने गद्दीन शीन होने के बाद, गद्दीन शीन मतलब जब उसका राज्यरोहण हुआ, या कह सकते हैं वो जब पदासीन होने के बाद, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से खिताब धारण किया। विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के हितों का टकराव 3 अलग अलग क्षेत्रों में था: तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में और मराठवाड़ा क्षेत्र में। आइए चलते हैं आगे देखते हैं। हरिहर द्वितीय
1377 से लेकर 1404 के बीच में शासन किया था। दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाकर हरिहर द्वितीय 1377 से 1406 ईस्वी के बीच विजयनगर साम्राज्य ने पूर्वी समुद्री तट की ओर प्रादेशिक विस्तार की नीति आरंभ की। वह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने राजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इधर हम पढ़ेंगे। इसमें विरूपाक्ष का उपासक था, किंतु शैव वैष्णव व जैनियों की भी समान रूप से संरक्षण दिया था। संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय हरिहर द्वितीय को ही दिया जाता है। विद्वता और विद्वानों का प्रदत्त संरक्षण के कारण उसे राज व्यास मतलब राज वाल्मीकि की उपाधि प्राप्त थी। आगे देखिए, वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य उसका मुख्यमंत्री था और उसके एक अभिलेख में माधव विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। जैन धर्म का अनुयायी और नानानार्थ रत्नमाला का लेखक इडुगाम्बा उसका सेनापति था और 1404 में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। आइए आगे देखते हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के निचले हिस्से में वारंगल शासकों का राज्य था। आइए देवराय प्रथम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देवराय प्रथम, जिसका शासनकाल 1406 से लेकर 1422 ईस्वी के बीच में था। हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद उस समय की अनिश्चितता के उपरांत देवराय प्रथम 1406 से लेकर 1422 ईसा के सिंहासनारूढ़ हुआ। ठीक है, बहमनी शासक फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया जिसमें देवराय प्रथम की पराजय हुई और अंत में दोनों के मध्य एक संधि हुई जिसके अनुसार देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ किया तथा बांकापुर को दहेज के रूप में दे दिया था। आइए आगे देखते हैं। उसने तुंगभद्रा पर एक बांध बनवाया ताकि उसमें से नहरें निकालकर उन्हें राजधानी तक लाकर पानी की कमी दूर की जा सके। इन नहरों के आसपास के खेतों की सिंचाई भी होती थी। आइए आगे देखते हैं। इन नहरों के कारण उसके राजस्व में 3,50,000 परदाओं की वृद्धि हुई। सिंचाई के प्रयोजनों से उसने हरिद्रा नदी पर भी एक बांध बनवाया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटालियन यात्री निकोलो कांटी ने 1430 में विजयनगर की यात्रा की थी। उसने हरविलास नामक ग्रंथ के रचनाकार प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण प्रदान किया था। आइए आगे देखते हैं। रामचंद्र जो 6 महीने के लिए केवल शासक बन पाया था। आइए जानते हैं 6 महीने के कारण क्यों बना था। तो 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र रामचंद्र उसका उत्तराधिकारी बना और किंतु वह मात्र 6 माह तक शासन कर पाया। आइए आगे देखते हैं। विजय प्रथम 6 महीने तक ही शासन रहा। विजय प्रथम शासक बना जो विजय भूपति विजय बुक्का या वीर बुक्का तृतीय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। संभवतः इसने भी मात्र 6 महीने तक ही शासन किया था। आइए देवराय द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं जो 1422 से लेकर 1446 ईस्वी के बीच में था। देवराज द्वितीय 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और गज बैठकर हाथियों का शिकारी इमादी देवराय, प्रौढ़ देवराय और प्रमुख सामान्य जन देवराय द्वितीय को हिंदू पौराणिक आख्यानों के दैविक शासक इंद्र का अवतार भी मानते थे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आइए दोस्तों अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देवराय द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था। उसका साम्राज्य विस्तार श्रीलंका जो उस समय सिलोन कहलाता था, सिलोन के तट तक विस्तृत हो गया था और अपनी सैनिक शक्ति मजबूत करने के लिए देवराय द्वितीय ने 2000 तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया और उन्हें जागीरें दी। ठीक है, सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने ज़्यादा मुसलमानों का भर्ती भी किया। कांटी कहता है कि इस नगर की परिधि 60 मील है। ठीक है, और इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई और इन पहाड़ों की तराई में पहुंचकर उन्होंने घाटियों के गिर्द घेरा बना लिया था। तो दोस्तों ये कांटी ने उस राज्य की क्या कहते हैं काफ़ी वर्णित किया है। आइए विजयनगर के राजवंशों के बारे में देख लेते हैं। राजवंश, ठीक है, तो ये नीचे से शुरू होगा। उससे पहले हम इसमें जो विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में देख लेते हैं। 7 विदेशी यात्री इस दौरान आए थे और उनके द्वारा क्या क्या विवरण दिया गया है वो जान लेते हैं। पहला यात्री निकोलो कांटी था जो इटली देश का था और वह देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान आया था और वह विजयनगर शहर का वर्णन किया था। अब्दुल रज़ाक जो फारस देश से आया था और यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था
और विजयनगर के सचिवालय का वर्णन किया था। बारबोसा जो पुर्तगाली देश से आया था, कृष्णदेवराय के शासन में सती प्रथा का इसने उल्लेख किया है, क्या कह सकते हैं, वर्णन किया है। चौथा था पायस जो पुर्तगाली देश से आया था और कृष्णदेवराय शासक था और विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया है। नूनीज पांचवा था जो पुर्तगाली देश से आया था और यह अच्युत देवराय के समय आया था, सती प्रथा का उल्लेख किया था। सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली देश से आया था और तालीकोट युद्ध के बाद भारत आया और विजयनगर का वर्णन किया। निकितन जो रूस से आया था मोहम्मद तृतीय के शासन में और विजयनगर की असमानता का वर्णन इसने किया था। कुल मिलाकर 7 विदेशी यात्री आए थे और इन्होंने विजयनगर के बारे में पूरा विवरण दिया है। आइए आगे देखते हैं। तो फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने भारत और दूसरे देशों की दूर दूर की यात्रा की थी। अब्दुल रज़ाक ईरान के शासक मिर्ज़ा शाहरुख के दूत के रूप में भारत आया था। देवराज द्वितीय के शासनकाल में वह विजयनगर पहुंचा था। अब्दुल रज़ाक मानता था कि उसने दुनिया में जितने भी नगर देखे या जितने नगरों के बारे में सुना था, विजयनगर उन सब में से सबसे सुंदर नगरों में था। आइए आगे चलते हैं। चलिए, जब तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने इसके दरबारी कवि दिनदिमा को एक शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया तो देवराय द्वितीय ने उसे कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया और उस पर सोने के सिक्कों जिनको कनकाभिषेक समान बौछार की थी। आइए आगे देखते हैं। मल्लिका अर्जुन के बारे में पढ़ेंगे। मल्लिका अर्जुन जो 1446 से 65 के बीच में शासन किया था, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मल्लिका अर्जुन ने भी अपने पिता देवराय प्रथम की भांति गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। मल्लिका अर्जुन के शासनकाल में महुआन नामक चीनी समुद्री यात्रागर विजयनगर आया था। आइए विरूपक्ष द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे जो 1465 से 1485 ईसा के बीच में शासन किया था। विरूपक्ष संगम वंश का अंतिम शासक था। आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देख लेते हैं अब हम लोग इसी में चैप्टर में। आइए आगे देखते हैं। बहमनी वजीर महमूद गवा और उड़ीसा के गजपति नरेश कपिलेश्वर ने विजयनगर पर आक्रमण किए, जिसमें बहमनी साम्राज्य ने गोवा, दाबुल और चौल तथा गजपतियों ने उदयगिरी व विजयनगर साम्राज्य के आंध्र प्रदेश क्षेत्र पर अधिकार कर लिए। बहमनी साम्राज्य द्वारा विजयनगर की यह प्रथम पराजय थी। आइए प्रोण देवराय के बारे में जान लेते हैं, जिसको 1485 में शासन किया था और विरूपाक्ष की हत्या के बाद कुछ समय तक प्रोण देवराय गद्दी पर बैठा और यह घटना प्रथम बलपहार कहलाती थी। आइए विजयनगर पर राज करने वाले द्वितीय वंश के बारे में पढ़ेंगे जो सालू वंश के नाम से प्रसिद्ध है, जो 1485 से लेकर 1505 के बीच में शासन किए थे। सालू नरसिंह 1485 से लेकर 1490 5 साल इसने शासन किया। आइए जानते हैं इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं। विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन को प्रथम बार बलपूर्वक प्राप्त करने के बाद सालू वंश की स्थापना हुई। यह विजयनगर दूसरा राजवंश था जिसका संस्थापक सल्लू नरसिंह था। आइए सल्लू नरसिंह के समय में उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण किया तथा उसे पराजित कर बंदी बना लिया था। आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। 1490 में सालू नरसिंह की मृत्यु हो गई और 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर सिंह ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा विजयनगर के तृतीय राजवंश तुल्लु वंश की स्थापना इसने की थी। तो सल्लू वंश के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पता चला। ठीक है, वीर नरसिंह द्वारा इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर शासन पर अधिकार करने की घटना को द्वितीय बलापहार कहा गया है। द्वितीय बलापहार मतलब द्वितीय अपहरण कहा गया है। आइए अब हम लोग तुल्लु वंश के बारे में पढ़ेंगे जो इसमें तृतीय राजवंश था जिसने विजयनगर पर राज किया था 1505 से लेकर 1565 के बीच में। तुल्लु वंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था और इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुल्लु वंश के कुल 6 शासकों ने 60 वर्षों तक शासन किया था। तिरुमल तुल्लु वंश का अंतिम शासक था। आइए जान लेते हैं इनके शासकों के बारे में। तो इसका प्रथम शासक वीर नरसिंह था जो 1505 से लेकर 1509 तक शासन किया था।
वीर नरसिंह तुलुस वंश का संस्थापक था और इसने केवल 4 वर्ष तक शासन किया। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की थी और उसने विवाह कर को हटाकर एक उदार नीति शुरू की थी। कृष्णदेवराय 1509 से 1530 तक इस राजवंश का सबसे महान राजा हुआ। पेश नामक एक इताली मतलब इटली से इतालवी ने कृष्णदेव के दरबार में कई साल बिताए थे। कृष्णदेव एक महान निर्माता भी था। उसने विजयनगर के निकट एक नया शहर बसाया और एक विशाल तालाब भी खुदवाया जिसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता था। आइए आगे चलते हैं। वह स्वयं तेलुगु और संस्कृत का मेधावी विद्वान था और उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था। तेलुगु के 8 महान विद्वान जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था उसी के दरबार में संबंधित थे। अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में पेडाडाना सर्वप्रमुख था जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। दोस्तों ये नाम थोड़े से क्लिष्ट है इसलिए बोलने में हल्की सी दिक्कत आ जाती है। कृष्णदेव की सबसे बड़ी उपलब्धि इसके साम्राज्य में व्याप्त सहिष्णुता एवं उदारता थी। आगे चलिए बारबोसा के कथन के बारे में जान लेते हैं। तो बारबोसा कहता है राजा इतनी आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है तथा अपने धर्म के जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है, अपने धर्म के अनुसार जीवन भी व्यतीत कर सकता है। तो दोस्तों उस समय भी इतनी आज़ादी कृष्णदेव राय ने अपने साम्राज्य में दे रखी थी। गजपतियों को पराजित कर कृष्णदेव की मूर्ति विजय स्मारक के रूप में ले आया तथा विजयनगर में कृष्ण स्वामी मंदिर में एक रत्न जड़ित मंडप में प्रतिमा को स्थापना की थी। आइए आगे चलते हैं। इसी पॉइंट में देखेंगे कृष्णदेव राय ने हासपेट नामक नगर अपनी पत्नी की स्मृति में बसाया था और अनेक भव्य भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया जिसमें हज़ारा मंदिर व विट्ठल स्वामी के मंदिर प्रमुख हैं। दोस्तों ये आ जाता है कई बार ग्रुप आरआरबी एनटीपीसी या एसएससी सीरियल जो एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्ज़ाम होते हैं उनमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हज़ारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर किसने निर्माण करवाया था। आइए आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त चिदम्बरम मंदिर का निर्माण भी करवाया था और 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई थी। आइए अच्युत राय के बारे में पढ़ेंगे जो 1529 से लेकर 1542 के बीच में शासन किए थे। कृष्णदेव राय ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र जो 18 महीने का था सिंहासन के योग्य नहीं था। आइए आगे देख लेते हैं। अच्युत देव राय के समय ही पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और इसी के समय में पुर्तगाली यात्री नूनीज ने भारत की यात्रा भी की थी। नूनीज घोड़े का व्यापारी था और उसने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फरनास नूनीज में विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभ से लेकर अच्युत देव राय के शासन के अंतिम वर्षों का इतिहास प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों विदेशी बहुत सारे आए और सभी ने हमारे देश के इतिहास विजयनगर के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। आइए 1542 से 1570 के बीच में जिस राजा ने शासन किया वह था सदाशिव राय। तो 1543 ईस्वी में सदाशिव राय गद्दी पर बैठा था तथा 1567 तक उसने राज किया था। सदाशिव राय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में थी। आइए सबसे प्रसिद्ध युद्ध जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था वह था तालीकोटा का राक्षस तांगड़ी का युद्ध 1565 और इसी युद्ध से क्या कहते हैं विजयनगर का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर शुरू हो गया था। 1565 में तालीकोटा के निकट बन्नीहट्टी की लड़ाई में बहमनियों के संघ जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा व बीदर शामिल थे और इस संघ ने विजयनगर की गहरी शिकस्त दी। इस तालीकोटा की लड़ाई या राक्षस तांगड़ी की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे देख लेते हैं अब। हाँ आगे चलिए। आगे हम देखेंगे गोलकोंडा व बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार इसमें शामिल नहीं था। दक्कनी राज्यों ने पारस्परिक वैवाहिक संबंधों के द्वारा इस महासंघ को मजबूत बनाया था। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री जमाली बीबी का विवाह इस कुतुब शाह के साथ हुआ था। आइए आगे चलते हैं। हाँ अब आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे
हुसैन निजाम शाह ने अपनी पुत्री चांद बीबी का विवाह बीजापुर के अली आदिल साद के साथ किया था। राम राय को घेर लिया गया और उसे पकड़कर तुरंत उसकी हत्या कर दी गई थी। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए, युद्ध के उपरांत जितनी भी घटनाएं हुई उनके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। विजयनगर को जी भरकर लूटा गया तथा बर्बाद करके छोड़ दिया गया। बन्नी हट्टी की लड़ाई को सामान्यतया विजयनगर के महान युग का अंत माना जाता है। आइए आगे देख लेते हैं। इसी में सेविल जो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक की रचना की थी। तालीकोटा के युद्ध के तत्काल बाद विदेशी यात्री सीजर फेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की एवं स्थिति का वर्णन किया। तालीकोटा युद्ध के पश्चात राम राय का भाई तिरुमल सदाशिव को लेकर पेनुकोंडा आ गया तथा यहीं से शासन करना प्रारंभ किया और उसने विजयनगर के चतुर्थ राजवंश के अराविडु वंश की स्थापना की थी। आइए विजयनगर प्रशासन के बारे में नज़र डाल लेते हैं। विजयनगर राज्य में राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद होती थी और जिसमें राज्य के प्रमुख सरदार हुआ करते थे। राज्य मंडलम में विभाजित होता था और वैसे मंडलम को राज्य भी कहा जाता था। मंडलम के नीचे क्रमशः नाडु, इसको जिला कहा जाता है, और स्थल, उपजिला और ग्राम होता था। आइए आगे देख लेते हैं। प्रांतीय शासक को काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त होती थी। वह अपना दरबार लगाता था और अपने अफसर नियुक्त करता था तथा अपनी सेना भी रखता था। आइए आगे चलते हैं। राजा सैनिक सरदारों को अमरम या निश्चित राजस्व वाला क्षेत्र दिया करता था। पल फुगार या कह सकते हैं पुलिगार या नायक कहे जाने वाले इन सरदारों को राज्य की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में पैदल सैनिक, घोड़े और हाथी रखने पड़ते थे। आइए, फसल, मिट्टी की किस्म और सिंचाई की विधि आदि के अनुसार राजस्व की दरों में भी अंतर होता था। ये सब कुछ प्रशासन के संबंधी क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्ज़ामों में। भू राजस्व के अलावा और भी कर थे, जैसे संपत्ति कर, पैदावार की बिक्री पर लगने वाला कर और पेशागत कर, सैनिक कर मुसीबत के दिनों में जिसको कहा जाता है, और विवाह कर आदि। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और प्रशासनिक जो चीज़ें हैं। तो 16वीं सदी का यात्री निकेतन कहता है, ज़मीन आबादी से भरी हुई थी, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं वे बहुत दयनीय अवस्था में हैं, जबकि सरदार लोग खूब समृद्ध और विलासिता का जीवन बिताते हैं। विजयनगर साम्राज्य में शहरी जीवन का विकास हुआ तथा वाणिज्य व्यापार में भी काफ़ी तरक्की हुई थी। बहुत से शहर मंदिर के इर्द गिर्द विकसित हुए और मंदिर बहुत बड़े बड़े होते थे तथा इन्हें तीर्थयात्रियों को प्रसाद, ईश्वर की सेवा, पुजारियों के निर्वाह आदि के लिए खाद्य पदार्थों एवं अन्य वस्तुओं की बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत होती थी। मंदिर बहुत समृद्ध थे तथा आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के व्यापार में सक्रिय लेते थे। आइए अब हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1481 में। आइए अपने अगले साम्राज्य के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहमनी साम्राज्य, जो 1481 ईस्वी में राज किया था। अब इसके कुछ सीमाओं के बारे में भी देख लेते हैं। मानचित्र में इसकी प्रस्तुति की गई है। ये गाढ़ी लाइनें जो आपको दिख रही होंगी, ये जो है विजयनगर की साम्राज्य की सीमा रेखाएं थी। दोस्तों, इतना एरिया में आपका विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य फैला हुआ था। दोस्तों देख सकते हैं आप, अभी तक मैंने जो विजयनगर बोल रहा था वो क्या कहते हैं, आपका बहमनी साम्राज्य होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके नीचे देखिए आपका जस्ट विजयनगर साम्राज्य है। आइए बहमनी साम्राज्य के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बहमनी सल्तनत की सबसे उल्लेखनीय हस्ती फिरोज शाह बहमनी, जो 1397 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी था। उसने कुरान की टीकाओं और इस्लामी कानून का बहुत अच्छा ज्ञान था। वह श्रेष्ठ कुशनवीस और कवि था। बहमनी दक्कन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाने को कटिबद्ध था। आइए आगे देखते हैं। उसने ईरान और इराक से आए विद्वानों को भी प्रोत्साहन और प्रशय दिया और वह सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों का आदर करता था। फिरोज शाह बहमनी ने सबसे महत्वपूर्ण कदम यह उठाया कि उसने प्रशासन हिंदुओं को बड़े पैमाने पर स्थान दिया था। आइए कुछ आगे डिटेल ले लेते हैं। कुछ जैसे आपका बहमनी साम्राज्य जो था वो 5 क्या कहते हैं राजवंशों या कह सकते हैं 5 राज्यों में बट गया था। तो उन सभी जो क्या कहते हैं साम्राज्य था, उन सभी को अलग अलग शासक राज्य करते थे। तो उन्हीं 5
के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ये 5 शासक हैं जिन्होंने बहमनी साम्राज्य को 5 भागों में विभक्त कर दिया था। पहला इसमें जो राज्य है वो आपका बेरार है, जो 1484 में इसकी स्थापना हुई थी। फतह उल्लाह इमाद इसके संस्थापक थे। राजवंश इमाद शाही था। राजधानी एलिचपुर गाबवालगढ़ में थी और 1574 को अहमदनगर में इसका विलय हो गया था। दूसरा है बीजापुर, जो 1489 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक यूसुफ आदिल खान थे। आदिल शाही राजवंश का ये था। और क्या कहते हैं, नौरसपुर क्या कहते हैं इसकी राजधानी थी। 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तीसरा अहमदनगर 1490 में, मलिक अहमद इसके संस्थापक थे। राजवंश निजाम शाही। राजधानी जूना अहमदनगर थी। 1633 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। चौथा गोलकोंडा 1512 में स्थापना हुआ था। कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक थे। कुतुब शाही राजवंश था और राजधानी जो थी वो गोलकोंडा थी। और 1657 को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। आगे देखते हैं। पांचवा था बिदार, जो 1526 में स्थापना हुई थी। आमिर अली बरीद द्वारा इसके संस्थापक थे। बरीद शाही राजवंश था और बीदर इसका राजधानी थी। और 1618 को बीजापुर में इसका विलय कर लिया गया। आइए आगे देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसमें पहला है महमूद गवाह। वह जन्म से ईरानी था तथा आरंभ में वाणिज्य व्यापार में लगा हुआ था और सुल्तान ने उसे मलिक उन तुज्जार मतलब व्यापारियों का प्रधान का खिताब बख्शा। इसमें कुछ दिन बाद ही वह सुल्तान का पेशवा व प्रधानमंत्री बन गया। महमूद गवाह का प्रमुख सैनिक योगदान पश्चिमी तट के प्रदेशों पर उसने जिसमें हमोल और गोवा पर हासिल की गई जीतें थीं। महमूद गवाह ने राज्य की उत्तरी सीमाओं को भी स्थायित्व करने की कोशिश की थी। महमूद गवाह ने कई आंतरिक सुधार भी किए और उसने राज्य को 8 प्रांतों या तराफों में विभक्त किया था। आइए आगे देखते हैं। चलिए इधर कुछ अगले पॉइंट देख लेते हैं। आइए, महमूद गवाह कला का बहुत बड़ा संरक्षक था और उसने राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसा और कॉलेज भी बनवाया था। बहमनी सल्तनत की एक बड़ी समस्या अमीरों के बीच होने वाली झगड़े थी। आइए आगे देखते हैं। अमीर लोग पूर्वागंतुकों, दक्कनियों और आफाकियों और नवागंतुकों, जो गरीब भी कहलाते थे, में बटे हुए थे। आइए आगे देखते हैं। कुछ 3-4 पॉइंट और हैं। महमूद गवाह नवागंतुक था। उसके विरोधियों ने युवा सुल्तान में कान भर दिए और 1482 में उसने गवाह का युद्ध मृत्युदंड दे दिया गया। आइए आगे देख लेते हैं। आइए एक बार मैं फिर से कुछ पॉइंट दोहरा देता हूँ। तो महमूद गवाह नवागंतुक था। उसके विरोधियों ने युवा सुल्तान के कान भर दिए तथा 1482 में उसने गवाह को मृत्युदंड दे दिया गया। शीघ्र ही बहमनी सल्तनत 5 छोटे छोटे राज्यों में बट गया। गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बहरार और बिदार। और बहमनी सल्तनत ने उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम किया। दोस्तों ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ये दोनों चैप्टर यहीं पे अंत होता है। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं बनते, लेकिन इनके राजवंशों के बारे में क्वेश्चन जरूर आते हैं। दोस्तों कुछ दिनों बाद मैं घटना चक्र भी डालूंगा। दोस्तों उसमें आप लोग देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए।